हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान वाली। आज इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं स्टाफिंग प्रोसेस। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था स्टाफिंग क्या होती है, उसके क्या फुल फीचर्स हैं, क्या इंपॉर्टेंस है उसकी। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि स्टाफिंग का एक्चुअल प्रोसेस होता क्या है। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। स्टाफिंग प्रोसेस बेसिकली स्टार्ट होती है, सबसे पहला जो उसका फर्स्ट स्टेप है ये है मैन पावर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, देन नेक्स्ट है रिक्रूटमेंट। थर्ड स्टेप आता है इसका सिलेक्शन। फोर्थ है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, then training and development, then performance appraisal, then promotion and career planning and last है compensation। तो इन स्टेप्स को हम लोग एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला स्टेप है स्टाफिंग प्रोसेस का एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट्स। देखो, कंपनी जब भी स्टाफिंग प्रोसेस होता है ना ऑर्गेनाइजेशन में, तो कंपनी क्या करती है, सबसे पहले ये एस्टिमेट लगाती है कि हमें कितने मैन पावर की जरूरत है। ठीक है, द फर्स्ट स्टेप इन द स्टाफिंग प्रोसेस टू फाइंड आउट द नंबर एंड टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। So manpower requirements involve two types of analysis, that is workload analysis and workforce analysis। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, सबसे पहले ये चीज़ पता करती है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन में हमारी कंपनी में कितने टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। इसके लिए मैनेजर्स क्या करते हैं, दो एनालिसिस करते हैं। पहला है वर्कलोड एनालिसिस, देन दूसरा है वर्कफोर्स एनालिसिस। इन दोनों का एनालिसिस करके उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, मैन पावर रिक्वायरमेंट का एस्टिमेशन निकालते हैं। ठीक है, तो वर्कलोड एनालिसिस क्या होता है, वर्कलोड एनालिसिस होता है एट फर्स्ट द मैनेजर्स फिगर आउट द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क द ऑर्गेनाइजेशन नीड टू कंप्लीट। वर्कलोड मतलब इससे ही समझ में आ रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास कैसे कितना काम है कंप्लीट होने के लिए, और उस काम को कंप्लीट होने के लिए कितने नंबर ऑफ जो एम्प्लॉयज है उनकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, at first, the managers figure out the total amount of work in the organization need to complete, and also they ascertain the total number of people required to perform this work। ठीक है, कितने लोग की जरूरत पड़ेगी, कितने एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी उस पर्टिकुलर काम को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, देन होता है वर्कफोर्स एनालिसिस। वर्कफोर्स एनालिसिस में क्या होता है, जो मैनेजर्स होते हैं ना, वो अपने जो एग्जिस्टिंग स्टाफ होते हैं उनकी स्किल्स को, कैपेबिलिटीज को, अवेलेबिलिटी को स्टडी करते हैं। ठीक है, और इन दोनों का कंपैरिजन करके The variance between the workload and workforce represent the exact requirement of human resource। इन दोनों का कंपैरिजन जब किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, तब पता लगता है कि हमें एक्चुअल रिक्वायरमेंट कितनी चाहिए एम्प्लॉयज की। ठीक है, इससे क्या होता है, मैनेजर्स डिटरमाइन कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के पास कि ज़्यादा अंडर स्टाफ है या ओवर स्टाफ है हमारा ऑर्गेनाइजेशन में, या ऑप्टिमली स्टाफ है। ठीक है, तो इस हिसाब से इनका कंपैरिजन करके ऑर्गेनाइजेशन में ये पता लगाया जा सकता है कि हमें कितने और कितने टाइप के एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, जिससे जो हमारा काम है वो आसानी से कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट है आपका रिक्रूटमेंट। ना रिक्रूटमेंट क्या होता है, स्टाफिंग प्रोसेस में सेकंड स्टेप आता है रिक्रूटमेंट। द सेकंड स्टेप आफ्टर एस्टिमेटिंग द रिक्वायरमेंट। देखो, सबसे पहले हमने ये पता कर दिया कि हमें कितने लोगों की ज़रूरत है, किन टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। ठीक है, टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, हाउ मच वी रिक्वायर्ड। ठीक है, इसके बाद करती है ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट। तो रिक्रूटमेंट में क्या होता है, सर्चिंग सुटेबल कैंडिडेट्स फॉर द पर्टिकुलर जॉब। उसके लिए क्या करते हैं, recruitment refers to a process of searching for a prospective employees and encouraging them to apply for the jobs in the organization। जब ऑर्गेनाइजेशन को ये पता चल जाता है कि हमें इन इन एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है या इन टाइप के एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, तो उनके बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस करना स्टार्ट कर देती है, जिससे क्या हो, उन्हें एक अट्रैक्टिव और क्वालिफाइड कैंडिडेट्स मिल सके उस पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, so it includes identifying, attracting and inviting applications as per the job requirements। The managers aims to attract a large pool of qualified candidates so the company can select the most skilled and desirable employee to fill the vacancy। आप लोगों ने अक्सर ये देखा होगा कि जैसे मोस्टली जो वैकेंसीज होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनको फिलअप करने के लिए लोगों के पास, एम्प्लॉयज़ के पास कॉल जाते हैं, कैंडिडेट्स के पास कॉल जाते हैं कि आर यू लुकिंग आउट फॉर अ जॉब चेंज, वी हैव अ पोजीशन फॉर दिस एंड दिस वैकेंसी। ठीक है, ये जो प्रोसेस होती है ना, इसे कहते हैं हम रिक्रूटमेंट करना, मतलब सर्चिंग अ प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज। ठीक है, सुटेबल एम्प्लॉयज फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब टू फिल आउट द वैकेंसीज इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होते हैं, दो तरीके से रिक्रूटमेंट की जाती है कंपनीज में। पहली होती है इंटरनल रिक्रूटमेंट, दूसरा होता है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। इंटरनल रिक्रूटमेंट क्या होता है, जब ऑर्गेनाइजेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही रिक्रूटमेंट करना स्टार्ट कर देती है, जैसे थ्रू द प्रमोशन या ट्रांसफर।
और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट क्या होते हैं, जैसे आपकी एडवर्टीजमेंट एजेंसीज होती हैं, कंसल्टेंसीज होती हैं, ठीक है, जो कंपनीज वाले जाते हैं कंपनी प्लेसमेंट के लिए जगह जगह कॉलेजेस में जाते हैं, वहाँ से बच्चे लेकर आते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, जॉब पोर्टल्स होते हैं, कंपनी की खुद की वेबसाइट्स होती है, वहाँ पे क्या है वैकेंसीज अगर मतलब होती है तो जो कैंडिडेट्स होते हैं वो फिल करते हैं अपनी वैकेंसी, वो अपने जो रिज्यूमेज अपलोड करते हैं जिससे उनको कॉल आ जाए जॉब के लिए। तो ये जितनी चीज़ें होती हैं ये इंटरनल रिक्रूटमेंट होती है, और ये एक्सटर्नल, दो तरीके से रिक्रूटमेंट की जाती है ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स है ऑर्गेनाइजेशन उनको बुलाए, एनकरेज करे और उनको सुटेबल जॉब प्रोवाइड करे, ठीक है। नाउ थर्ड स्टेप आता है हमारा स्टाफिंग प्रोसेस में सिलेक्शन। अब रिक्रूटमेंट क्या है, रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है, क्योंकि हर किसी को एक जॉब के लिए एक ऑफर आ रहा है, रिक्रूट कर रही है कैंडिडेट्स कंपनी, तो ऑब्वियसली बात है रिज्यूमेस अपलोड किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। उनके बिहाफ पे जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करती है, ठीक है। अब रिज्यूमेस आने के बाद, ठीक है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस होने के बाद स्टार्ट होता है सिलेक्शन प्रोसेस। अब सिलेक्शन प्रोसेस को नेगेटिव प्रोसेस बोला गया है, क्योंकि हर एक बंदे का सिलेक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं जो पर्टिकुलर उस जॉब के लिए जो फिट होते हैं, केवल उन्हीं को सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है। सो द नेक्स्ट स्टेप इज सेलेक्टिंग एंड अपॉइंटिंग द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट फ्रॉम द एप्लीकेशन रिसीव। जितनी भी एप्लीकेशन रिसीव की जाती है ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें से जो मोस्ट एंड सुटेबल कैंडिडेट्स होते हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है। इट इन्वॉल्व बोथ सेलेक्टिंग ए डिजर्विंग कैंडिडेट एंड रिजेक्टिंग अनसुटेबल वंस, ठीक है। अब जैसे एन नंबर ऑफ वैकेंसीज निकली है, या किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन के लिए 10 पोजीशंस खाली है, उसके लिए अगर रिक्रूटमेंट करा है, एन नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आए हैं, एप्लीकेशंस आए हैं, तो उसमें से जो मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट्स होंगे उन्हीं को सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। सो फॉर दिस रीजन सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसीजर। इसीलिए हम कहते हैं कि रिक्रूटमेंट पॉजिटिव है, कि भाई रिक्रूट कर रही है कैंडिडेट्स को, लेकिन सेलेक्टिंग केवल उन्हीं लोगों का होगा जो उस पर्टिकुलर जॉब को डिजर्व करते हैं, इसलिए इसको नेगेटिव प्रोसीजर बोला गया है। The selection process or series of steps followed in selecting the most eligible candidates are reception, screening, interview, application bank, weighted application bank, selecting test, इंटरव्यूज एंड मेडिकल। देखो सिलेक्शन प्रोसेस अपने अपने तरीके से हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अलग होता है। मोस्टली क्या होता है, जैसे रिज्यूमेज गए, ठीक है, उसके बाद स्क्रीनिंग हुई, उनका टेस्ट हुआ, रिटन टेस्ट हुआ, ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ, मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ। ये सारे प्रोसीजर्स को जब एक कैंडिडेट फुलफिल कर लेता है पर्टिकुलर जॉब के लिए, देन फाइनल उसका इंटरव्यूज होते हैं, एचआर राउंड होता है, देन नेगोशिएशंस होते हैं, देन सैलरी उसको ऑफर की जाती है, देन फाइनली वो क्या करता है, ज्वाइन कर लेता है, ठीक है। तो इसको, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सिलेक्शन। ना प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, जब फाइनली किसी एम्प्लॉय का सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद क्या करते हैं, उसको जिस काम के लिए असाइन करने के लिए रखा गया उसको वो काम देते हैं, ठीक है। आपका ये पर्टिकुलर जॉब है, ये आपको मतलब कंप्लीट करना है, और ये आपको, ये आपकी रिक्वायरमेंट है, और ये आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। The post selection the company assign roles and responsibility to the selected candidates, ठीक है। जो कंपनी में जो एम्प्लॉय सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है, पोस्ट सिलेक्शन के बाद जो कंपनी असाइन करती है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये आपको परफॉर्म करनी है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। एंड इट इज अ मोस्ट क्रूशियल स्टेज बिकॉज द रॉन्ग प्लेसमेंट ऑफ कैंडिडेट्स में हार्म द फर्म प्रोडक्टिविटी। सो प्लेसमेंट इज द असाइनमेंट ऑफ वर्क टू द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स, ठीक है। जिन कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया गया है उनका क्या काम है, उनकी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये बताया जाता है, and it ensures placing the right candidate in the right job. Now, orientation refers to the session organized to familiarize and introduce new employees to the organization and colleagues. Orientation में क्या होता है, ये एक ऐसा सेशन होता है जिसमें एम्प्लॉयज़ को फैमिलाइज करा जाता है, ऑर्गेनाइजेशन से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, उनके कलीग से, उनके मतलब पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के ये रूल्स हैं, ये पॉलिसीज हैं, ये सारी चीज़ें इसमें ओरिएंटेशन में बताई जाती हैं। Now next है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। This stage consists of two parts: training the candidates and overall development of the candidates. But training and development are altogether two different things. ठीक है, जब पर्टिकुलर एम्प्लॉय ज्वाइन हो जाता है, सिलेक्शन के बाद ज्वाइन कर लेता है और अपने काम को जब सीखने की कोशिश करता है, मतलब काम उसको दिया जाता है, तो उस पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ को ट्रेन किया जाता है, ठीक है। जिस पर्टिकुलर स्किल्स के लिए उसको रखा गया है उस स्किल को सिखाना कंपनी की जिम्मेदारी है, ठीक है। तो कंपनी क्या करती है, एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करती है, ठीक है, उनको बताती है, उनको सिखाती है कि आपको ऐसे काम करना है, ठीक है, इस हिसाब से आपको टास्क दिए जाएंगे, आपको इन हिसाब से आपको टास्क को कंप्लीट करना है। और डेवलपमेंट क्या होता है, एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी, एम्प्लॉय की पर्सनैलिटी को एनहेंस करना। तो ये दोनों चीज़ें, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं और दोनों ही ज़रूरी हैं एक पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ के लिए, ठीक है। तो जो ट्रेनिंग दी जाती है वो दो तरीके से दी जाती है, एक ऑन द जॉब, एक ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होती है,
जो एम्प्लॉय अपने ऑनगोइंग जॉब में सीखता है, ठीक है, जैसे अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम हो गया, इंटर्नशिप हो गया, जॉब रोटेशन हो गया, ठीक है, उसको अलग से सिखाने की जरूरत नहीं है, कंटिन्यू वो उसके जॉब भी करता है और ट्रेन भी, उसको एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराई जाती है। और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या होती है, जब एम्प्लॉय जॉब में नहीं होता उसको अलग से चीजें सिखाई जाती है, जैसे केस स्टडीज हो गए, ठीक है, क्लासरूम लेक्चर्स में उनको बताया गया, ठीक है, वेस्टिबल ट्रेनिंग का प्रोवाइड कराई गई, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस दिए गए, ठीक है। तो ये दो तरीके की ट्रेनिंग होती है, एक ऑन द जॉब एंड एक ऑफ द जॉब। Now next है performance appraisal. After training the employees and having them on their job for some time, there should be an evaluation done on their performance. ठीक है, एक बार एम्प्लॉय को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने के बाद जब एम्प्लॉय अपने पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने लग जाता है तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने एम्प्लॉयज को इवेल्यूट करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। उसको कहते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। अप्रेजल हर एक एम्प्लॉय का किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में। सो every organization has its means of appraisal, whether formal or informal. So appraisal refers to the evaluation of the employees of the organization based on their past or present performance by deciding सम प्री डिसाइडेड स्टैंडर्ड्स। ठीक है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपने कुछ प्री डिसाइडेड स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनके बेसिस पे ही हर एक एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन किया जाता है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर पास्ट एंड प्रेजेंट परफॉर्मेंस ऑफ द पर्टिकुलर एम्प्लॉयज। सो कुछ मेथड्स उसमें यूज किए जाते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल में, जिनके मेथड का यूज करके अलग अलग तरीके से जो अलग अलग मेथड यूज किए जाते हैं अप्रेजल के, वो क्या है, रैंकिंग मेथड है, 360 डिग्री अप्रेजल है, बिहेवियरली एंकर रेटिंग स्केल्स, ग्रेडिंग मेथड्स एंड क्रिटिकली इंसिडेंट मेथड। ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं जिनका, इन मेथड्स का यूज करके हर एक एम्प्लॉय का इवैल्यूएशन किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, उसको कहते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। The next step, promotion and career planning. Based on the evaluation done in the previous step, the promotion of employees takes place. Evaluation हो जाता है, ठीक है, अप्रेजल मिल जाता है हर एक एम्प्लॉयज को, उनको अप्रेज कर दिया जाता है, ठीक है। तब क्या होता है, एम्प्लॉयज को प्रमोशन प्रोवाइड किया जाता है उनके करियर प्लानिंग के लिए। सो प्रमोशंस आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एम्प्लॉय करियर, ठीक है, हर एक एम्प्लॉय चाहता है कि उसको उसके काम के हिसाब से उसको प्रमोशन मिले। सो प्रमोशन रिफर्स टू द ट्रांसफरिंग ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम करंट पोजीशन टू हायर लेवल, इंक्रीजिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑथोरिटी एंड पे। प्रमोशन क्या होता है, जब कोई एम्प्लॉय जूनियर लेवल से सीनियर लेवल पे जाता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ जाती हैं, ठीक है, उनको उसको एक बड़ा ओहदा मिलता है, बड़ा पे स्ट्रक्चर मिलता है। तो एम्प्लॉय के लिए बहुत जरूरी होता है प्रमोशन फॉर इंटरनल जॉब सेटिस्फैक्शन एंड फॉर देयर मोटिवेशन, ठीक है। सो नेक्स्ट है कंपनसेशन। कंपनसेशन इज अ रिवॉर्ड एंड इंसेंटिव गिवन टू द एम्प्लॉयज इन रिटर्न फॉर देयर वर्क, ठीक है, कोई भी एम्प्लॉय काम करेगा तो उसको बदले में कंपनसेट तो करेगी ही ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो कंपनसेशन में बी इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट फाइनेंशियल स्टेट पेमेंट्स सच एज सैलरी, वेजेस एंड बोनस, और इनडायरेक्ट पेमेंट्स लाइक इंश्योरेंस और वेकेशंस, ठीक है। दो तरीके के कंपनसेशन होते हैं, फाइनेंशियल डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट होता है और इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। डायरेक्ट में क्या होता है, जैसे सैलरी, वेजेस हो गया, बोनस प्रोवाइड करा दिया, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा वर्क के लिए, या इनडायरेक्ट पेमेंट्स प्रोवाइड करा दिए, कोई भी एम्प्लॉय है, जैसे इंश्योरेंस हो गया, वेकेशंस प्रोवाइड हो गई। तो ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हर एक एम्प्लॉय को एक फेयर एंड इक्विटेबल कंपनसेशन प्रोवाइड कराए, ठीक है। तो ये तो थे हमारे कुछ स्टाफिंग के प्रोसेस, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा कि कैसे स्टाफिंग की जाती है स्टेप बाय स्टेप। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।